guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be discussing a sample test paper of class 9th. So the first, as we know the pattern, that first 20 questions are MCQ and then we have section B, C, D and so on. So starting with the MCQ part, first question is that if G is equal to t to the power 2 by 3 plus 4 t to the power minus 1 by 2, find the value of G when t is equal to 64. So we know that t is equal to 64. So we will substitute 64 in place of t. So 64 can be written as 4 to the power 3 and then we have to the power 2 by 3 as given in the question, and then similarly 4, and we will write 64 in place of 64 we can write 8 square and minus 1 by 2 is given. So this is a 4 square which is 16 and plus 2 and minus 2 will get cancelled and it is 4 1 by 8 like this. So 16 plus 1 by 2 which is 33 by 2. So the answer is B part. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. हमें बताना है कि कौन सी ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ए पार्ट, तो अगर हम x की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 इंटू 5 माइनस वाई की जगह -2 सब्सटीट्यूट कर दें तो 10 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +2 इज इक्वल टू 12. तो हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज बीइंग सेटिस्फाइड. हम आगे के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट 5 प्लस 3 इंटू -2 यानी 5 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -1 एंड नॉट +1. सो हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यानी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता. x इज इक्वल टू 5 और y -2 नहीं हो सकता. सी पार्ट अगर हम देखें तो 3 इंटू 5 प्लस -2 विच इज़ 15 -2 विच इज़ इक्वल टू 13 एंड नॉट 0, तो हमारा ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता. लास्ट अगर हम डी पार्ट देखें तो 2 इंटू 5 प्लस -2 विच इज़ 10 -2 यानी कि 8 एंड नॉट 9. तो अगेन हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या है ए पार्ट. देन द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट 2 आर रिस्पेक्टिवली. एब्सिसा होता है द x कोऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट इज द y. जैसे अगर x, y है तो इसको हम एब्सिसा कहते हैं और इस वाले पार्ट को ऑर्डिनेट कहते हैं. तो हमें बताना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है. तो हमें पता है दिस इज़ अ क्वाड्रेंट सिस्टम जहाँ पे ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, देन यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव यानी माइनस, प्लस दोनों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस. और यहाँ पे क्या है कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसलिए प्लस माइनस हो गया. तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हम देख सकते हैं हमें सेकंड क्वाड्रेंट का बताना है विच इज़ माइनस, प्लस. तो हमने इसलिए ए पार्ट को टिक कर दिया. नेक्स्ट क्या है, टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. हमें क्या करना है, अगर हम ये हमारे को डिस्क्रिप्शन दे रखी है और हमें बताना है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 25 to 45 वाली क्लास की क्या होगी. तो हमें पता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो हम जिसकी बात कर रहे हैं विच इज़ 8, तो 8 आ गया, अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास. विड्थ मतलब अपर माइनस लोअर, यानी कि 45 माइनस 25 जो होता है 20. और ये 5 कहाँ से आया अगर आप सोचो, तो 5 होता है जो मिनिमम क्लास विड्थ होती है. जैसे इसकी 5 है, फिर इसकी भी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 20 है और इसकी 30 है. तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वाला क्या है 5 इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने 5 ले लिया. अगर कोई और क्वेश्चन में 10 होता तो हम 10 ले लेते. तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिया एंड देन हमने जो है सॉल्व कर लिया. तो हमारा आंसर आ गया 2 विच इज़ डी पार्ट. फिर आता है द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 हैज़. हमें बताना है इसके कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अगर हम सोचें दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारा जो ये लाइन है दैट विल पास थ्रू इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. जैसे अगर हम x की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो y आ जाएगा -3. अगर हम लोग
y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो x आ जाएगा 5,0। ऐसे अगर हम x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 15 - 3 यानी -5y इज इक्वल टू 12 और y हो जाएगा -12/5। तो एक हमारा आंसर 1, -12/5 भी हो जाएगा। ऐसे हम y की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें तो 3x - 5 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 20 और x हो जाएगा 20/3। तो एक और क्या हो जाएगा 20/3, 1। तो ऐसे हम इनफाइनाइटली मिनी पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो एक लाइन सेगमेंट से पास कर रहे हो। तो इसका आंसर हो गया इट हैज़ इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4। एब्सिसा यानी एक्स वाला जो पार्ट है वो 4 है एंड वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। मतलब एक्स एक्सिस पे पहली बात लाई करने का मतलब क्या हो गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स एक्सिस मतलब उसका एब्सिसा 4 है तो इसलिए 4,0 हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर L इज पैरेलल टू M तो x की क्या वैल्यू होगी। अच्छा देखो ये x है, दिस इज 65 और हमें पता है बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम कि ये जो z बना रहा है यानी अगर ये 65 है तो यानी हमारा ये वाला एंगल भी 65 होगा, है ना, और ये वाला एंगल है 40। तो हमारा क्या हो गया 65 ऑल्सो एक और चीज़, देन दिस ट्रायंगल हमें पता है कि x प्लस 40 प्लस 65 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है ये हमारी, तो इसलिए x की वैल्यू आ गई 105। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल PQRS जो है वो 0 O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें बोल रखा है इफ़ ROQ इज इक्वल टू 65 तो हमारे को OSP निकालना है। तो इसके लिए हमारे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे को डायगनल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। पहली बात वो इक्वल है, दूसरी बात वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल दूँ कि हमें पता है PR इज इक्वल टू SQ, तो हाफ ऑफ PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ भी हो जाएगा। यानी हाफ ऑफ ऐसा PR क्या होता है OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OQ, क्योंकि PR का हाफ ये दोनों पार्ट हो गए, SQ का पार्ट ये दोनों पार्ट हो गए, यानी कि ये चारों हिस्से आपस में इक्वल ही होते हैं। तो इसका मतलब OS इज इक्वल टू OP हो गया। अगर ये 60 है तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये भी 60 हो जाएगा। फिर हमें पता है ये और ये इक्वल है, तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यानी अगर ये और ये साइड इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट एंगल हो गया x, इसके ऑपोजिट एंगल हो गया x। तो हम कह सकते हैं मतलब सॉरी इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला हो गया और इसके ऑपोजिट ये वाला हो गया, तो ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको x नाम दे दिया। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यानी कि 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 120 और x आ गया 60। तो हर एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 60 डिग्रीज हो जाएगा। फिर हमारे को बोला है द फैक्टर ऑफ दिस टर्म निकालना है। तो हमने क्या किया x³ प्लस y³ को इकट्ठा कर लिया और ये दो टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। आप कैसे भी कर सकते हो। x³ प्लस y³ हमें पता है क्या होता है x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस XY, और यहाँ पे माइनस XY एज इट इज़ मतलब सॉरी यहाँ से हमने माइनस XY कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर से माइनस XY गया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ से माइनस XY गया तो यहाँ पे एक y बच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म में से पूरे टर्म में से हमें दिख रहा है कि हम x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर ये भी चला गया और ये भी बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बच गया, x² प्लस y² माइनस XY एंड ये माइनस XY जो कि हो जाएगा माइनस 2XY। तो हमें पता है ये वाली टर्म तो क्लियरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनती है, तो यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस दिस इज अ लाइन विच मीट्स द x एक्सिस। x एक्सिस पे मीट करने का मतलब ये होता है कि y इक्वल टू 0, तो वही हमने y को 0 अगर कर दें तो यानी x क्या आ जाएगा 3, तो हमारा क्या होगा 3,0। इन दैट जॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल टू AC, AB और AC बराबर है एंड AD इज द मीडियन, देन ADC इज इक्वल टू, अब मुझे बताना है कि ये जो एंगल ADC है वो किसके इक्वल है। अब आप ध्यान से देखो AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC गिवन है और AD तो कॉमन हो गया, तो बाय SSS हमारा
ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो बाय CPCT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। पर हमें पता है कि एंगल ADB प्लस ADC 180 डिग्री होता है बाइलिनियर पे। अब उसमें से भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हर एक एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 90 डिग्रीज ईच हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 16 एंड 12। अब इसके लिए अगेन मुझे क्या पता होना चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे याद होनी चाहिए। तो रोम्बस क्या कहता है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ज़रूरी चीज़, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल या स्क्वायर में वो बाइसेक्ट भी करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन अ रोम्बस सिर्फ वो बाइसेक्ट करते हैं। एक और स्पेशल चीज़ कि वो बाइसेक्ट जो है वो 90 डिग्रीज पे करते हैं। तो अगर मतलब ये जो है ये पूरा अगर 16 है तो यहाँ पे O पे वो बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट जो है 8 हो जाएगा, ये पार्ट 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा जो है वो 6 है, तो यानी ये पार्ट 6 हो जाएगा, ये पार्ट 6 हो जाएगा। तो दिस इज़ 8, दिस इज़ 6, और ये हमें पता है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो गई। सो नाउ कमिंग टू द 13th क्वेश्चन विच सेज दैट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे को ये फिगर दे रखी है। नाउ वी नो कि ये वाली जो सेगमेंट है CB दैट इज सबटेंडिंग एंगल 110 एट द सेंटर, तो वो सरकमफ्रेंस पे हाफ एंगल सबटेंड करेगी, यानी ये वाला जो एंगल है ये हो गया 55। ऑल्सो क्योंकि O इज़ द सेंटर, यानी AB जो है वो डायमीटर है, और AB डायमीटर है तो डायमीटर सबटेंड्स एंगल 90 ऑन द सेंटर ऑन द सरकमफ्रेंस। तो ये वाला पूरा एंगल जो है ये हो जाएगा 90, और मुझे पता है कि ये वाला एंगल जो है वो है 55, तो x क्या हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है कि 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू, अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1/12। तो 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 5/12। अब जब हम बेसिस आर सेम और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स विल बी एडेड, यानी 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। और हम आगे तो अलजेब्रा है उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द ग्राफ -3 x इज इक्वल टू -3 ये रहा, और x इज इक्वल टू 2 ये रहा। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है ये रहा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 एंड 5, तो टोटल 5 यूनिट्स का फ़र्क हो गया। प्लीज़ इसको ऐसे मत कैलकुलेट कर लेना 2 - 3 विच इज इक्वल टू 1, या इसका हमने -3 इक्वल 2 - 3 इक्वल टू -1 कर दिया और इसका हमने एब्सोल्यूट, ऐसा कुछ भी मत कर देना। हमें डिस्टेंस ग्राफ के थ्रू अगर देखें तो 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, इन ABCD, in triangle ABC and triangle DEF it is given that angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F in order that कि ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, देखो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू E, C इज इक्वल टू F। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू एंगल D, जो एक्चुअली ट्रू भी हो रहा है। तो यानी ये सही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं सही क्यों नहीं है। AB इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DF नहीं, AB इज इक्वल टू DE होना चाहिए। फिर क्या बोला है कि AC इज इक्वल टू DE नहीं, AC इज इक्वल टू DF होना चाहिए अगर हम इस ऑर्डर में देखें। फिर लास्ट क्या है, BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये भी सही है। तो देयर आर 2 करेक्ट ऑप्शंस इन दिस पार्ट। हालांकि ऐसे आपके क्वेश्चन में आएगा तो नहीं, बट स्टिल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 सही हो सकते हैं। Now the next part is that if a minus b is equal to -8 and ab is equal to -12, तो हमारे को a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। तो हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -8 का क्यूब विच इज़ -512, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ -3 एज इट इज़
हमने ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉरी ए बी की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे -12, और ए माइनस बी की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे -8। तो ये वाली जो टर्म है दैट विल बी -288, और ये जब इधर आएगा तो -512 + 288 विच इज़ इक्वल टू -244, और ये हो जाएगा a³ माइनस b³ तो एज इट इज़। तो हमारा ये आंसर हो गया 224, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड्स इज 20 सेंटीमीटर। तो TSA ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6L², जहाँ पे L होती है साइड, तो यानी कि 6 इंटू 20 इंटू 12 विच इज 20 इंटू 20 विच इज़ 2400, और हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर 120 आपके MCQ क्वेश्चंस है, उसमें से 18 जो है वो नॉर्मल MCQs आएंगे, और देन 2 जो है वो असर्शन रीजनिंग होगी, जहाँ पे असर्शन रेफर्स की एक स्टेटमेंट दी गई है और रीजनिंग यानी उसका नेक्स्ट पार्ट में रीज़न दे रखा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस बन सकते हैं कि असर्शन सही है और रीज़न सही है, और असर्शन इज़ द रीज़न इज़ द करेक्ट रीजनिंग ऑफ असर्शन। सेकेंड क्या होता है कि दोनों सही हैं लेकिन रीजनिंग कुछ और ही है, जो हमारी असर्शन की एक्चुअल रीजनिंग है वो नहीं है। तो assertion is true, reasoning is true, but it is not the correct reasoning of assertion। फिर either ऐसा हो सकता है कि assertion ही गलत है, ये statement ही आपको गलत दे दी, या ऐसा भी हो सकता है कि reason वाला पार्ट कोई एक पार्ट गलत दे दिया। तो इससे 4 ऑप्शंस बनते हैं। A दोनों सही हैं और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। B क्या हो सकता है कि दोनों सही हैं लेकिन R सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। फिर C असर्शन ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है, और D ऑप्शन क्या है कि असर्शन फॉल्स और रीजनिंग ट्रू। ये 4 ऑप्शंस हैं, अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं क्या हमारा असर्शन और रीजनिंग क्या कहती है। द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने क्या बोला S इज इक्वल टू A + B + C/2, तो यानी कि हमारा S आ गया 6। फिर हमारा एरिया क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हमने वही सब्सटीट्यूट किया 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, यानी 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 36, एंड 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो यानी कि हमारा ये रीजनिंग तो सही कह रही है। अब असर्शन तो हमारा सही है, स्टेटमेंट ये हो गई ट्रू। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर इफ़ 2S इज इक्वल टू, यानी कि 2S सही तो है, S क्या होता है A + B + C/2, यानी 2S क्या हो जाएगा A + B + C, वेयर ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारा ये एरिया होता है, हमने यही यूज़ किया, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और देखा जाए तो हमने ये निकालने के लिए रीज़न वाला स्टेटमेंट ही तो यूज़ किया था, वही फॉर्मूला तो यूज़ किया है, तो यानी रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा पार्ट क्या हो गया, ये A जो क्या कहता है A एंड R आर बोथ ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, A पार्ट। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ K 3/-3/2 K इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस द। अब देखो, अब यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज दिस K है क्या। देखो अगर देखा जाए तो मैं इस इक्वेशन को 2x + 0 इंटू K + 3 = 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि y कुछ है ही नहीं, तो y की जगह मैंने 0 ले लिया। तो अब वैसे देखा जाए तो x की वैल्यू -3/2 होनी चाहिए, और k अब मैं कुछ भी ले लूँ क्योंकि मेरा y ही मैंने 0 मान लिया है, तो k कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, इस सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3, 2 जो है दैट इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, द लीनियर इक्वेशन ax + b = 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, क्योंकि हम इसको ax प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ax प्लस सम k इंटू वाई वेयर प्लस b = 0, और हमें पता है ax प्लस हमने ऊपर क्या लिया था k इंटू 0 प्लस b = 0 लिख सकते हैं। और अगर 2 वेरिएबल चाहिए तो ax प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस b = 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ये भी सही हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि assertion is true, reason is true, and assertion is the correct reasoning of the रीजन इज द करेक्ट रीजन। बैक टू सेक्शन B,
तो अब हम इसको इस आगे वाले सेक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल शो यू द क्वेश्चन। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और वापस से सॉल्यूशन देखने के लिए आओगे, और सिर्फ वीडियो देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ पहले सॉल्यूशन देखना, पहले आप क्वेश्चन देखना, खुद सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना, ठीक है। नाउ हम सेक्शन बी क्या कहते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड दैट इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमारे को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे को ये एक्स निकालना है, एंड हमें दे रखा है दैट दिस इज़ 40, ठीक है। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करना। मैं अब आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रही हूँ। सॉल्यूशन क्या कहता है कि इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमें पता है कि तो इसका मतलब ए बी जो है वो डायमीटर हो जाएगा। अगर ए बी डायमीटर है तो हमें पता है कि डायमीटर सबटेंड्स एंगल 90 ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 90 हो गया। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ये 90 है, ये 40 है, तो इसका मतलब ये तीनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो 50 हो गया, तभी तो 180 बनेगा ना। 90 + 40 + समथिंग हैज़ टू बी इक्वल टू 180, दैट समथिंग हैज़ टू बी 50, तभी वो बनेगा। तो अब ये वाला हो गया 50। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, दैट हमें पता है कि बी सी जो है ये सबटेंड क्या कर रही है, एंगल एक्स डी पे, और दूसरी सरकमफ्रेंस पे वो एंगल ये बी ए सी सबटेंड कर रही है। तो यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दैट हमें पता है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये x है, तो यानी और ये 50 है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, 50 = x। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 475 और उसकी हाइट दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 पैरेलल साइड्स अगर वन साइड इज़ 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर साइड। अगर एक x है तो दूसरी x + 4 है। तब आप वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना। तो मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ कि लेट एक साइड भी x, दूसरी साइड भी x/4। हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हम 1/2 की जगह 1/2, h हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में 19, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, एक x है और दूसरी क्या है, x + 4, यानी 2x + 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नीचे के ऊपर क्या बचेगा, x + 2 = 475। बाकी तो अलजेब्रा ही है, आप सॉल्व कर लोगे। तो x आ गया 23, तो अगर एक साइड 23 है दूसरी साइड 25 है, और अगर हाइट उसकी 19 है तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो का 475। अब नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अगर BAD यानी दिस इज 75 और ये x है और ये y है, तो हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो वीडियो को आप पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन दिखाने आना। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। हमें पता है कि दिस एंगल इज 75। अच्छा देखो, इस सर्कल को देखा जाए, सिर्फ इस सर्कल पे फोकस करना, तो ये जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे ही लाई करते हैं, यानी ये क्या हो गया, कॉन्साइक्लिक सर्कल हो गया। तो इसका मतलब x + y जो है दैट इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि कॉन्साइक्लिक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ इस सर्कल पे फोकस करूँ, तो यहाँ पे भी देखो ये इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के सारे पॉइंट्स जो है सर्कल पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब 75 प्लस ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 180। अब देखो ये वाला एंगल एक्चुअली है क्या, 180 - x है, तो यानी कि 180 - x + 75 इज इक्वल टू 180। ये 180 से 180 गया, 75 = एक x आ गया। तो एक एंगल क्या हो जाएगा, x हो गया, ठीक है। मतलब x, ये वाला जो x एंगल क्या है दैट इज इक्वल टू 75। और अभी हमने बोला था कि 75 x + y = 180, क्योंकि ये भी कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 105, और x की वैल्यू क्या आ गई, 75। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द 24th क्वेश्चन विच सेज दैट इफ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है रूल क्या है, दैट यू विल पॉज द वीडियो, देन आप खुद से सॉल्व करोगे और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आओगे। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। नाउ अगर हमें पता है कि ये O है एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एंगल जो ये DC सेगमेंट है
दैट सबटेंड्स एंगल डी बी सी, यहाँ पे भी और यहाँ पे डी बी सी, और दूसरी साइड डी ए सी सबटेंड कर रही है। तो यानी कि दिस 80 इज इक्वल टू, यानी ये वाला 80, बिकॉज एंगल इन द दैट, जब भी एक सेगमेंट एक सेम एंगल सबटेंड करती है ऑन द सर्कमफ्रेंस, देन दीज एंगल्स आर इक्वल, तो यानी ये भी 80 हो गया। नाउ दिस, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 120, एंड ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, दिस इज़ अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही लाई करते हैं, और कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, यानी कि 120 x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, गिव the equations of the line passing through 2,4 और how many more such lines are there। अब हमारे को एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसकी जो 2,4 से पास 2,14 से पास हो रही हो, और हमारे को और भी ऐसी लाइंस के बारे में बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। सबसे पहला क्या हो सकता है, सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक तो यही हो गया क्योंकि हमें पता है 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि 7 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 0, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, और देयर कैन बी अ चांस कि आपका इन दोनों के अलावा कोई और सॉल्यूशन आ रहा हो, तो बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। बस ये देख लेना जो भी आपका सॉल्यूशन है, अगर आप 2,14 उसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो LHS इज इक्वल टू RHS बन के आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़, अब हमारा सेक्शन बी ख़त्म हो गया है, अब हम सेक्शन टी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा है रैशनलाइज करना है हमारे को डिनोमिनेटर, और हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है। तो वही वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आना। तो अब हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, हमें रैशनलाइज करना है। तो हमें पता है a माइनस बी तो डिनोमिनेटर में पहले से ही है, हम क्या करेंगे a प्लस बी से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, तो 7 माइनस 6 हो गया 1, और ऊपर रूट 7 प्लस रूट 6 हमने लिख दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, रूट 7 प्लस रूट 6। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इसको रैशनलाइज करना है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करो और फिर देखने आना। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। तो हमारे को क्या है, फैक्टराइज करना है इस टर्म को। आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज 2a का होल क्यूब, ये क्या है माइनस b का होल क्यूब प्लस 12ab स्क्वायर। अच्छा, इस तरह से ना आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा कॉमन लोगे तो आपकी ये एक्सप्रेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ये क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये माइनस वाई का है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बन गया, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको फैक्टराइज दे रखा है ना तो आप यहाँ तक लिख के नहीं आओगे, आप इसको 3 टाइम्स लिख के आओगे। ठीक है, सेम चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ क्या है 28th क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास इन द ट्राइंगुलर फील्ड, जिसकी हमारे को साइड्स दे रखी है एट द रेट 7 पर मीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करके आना और फिर देखने आना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्यूशन। हमें पता है इसके लिए सबसे पहली बात तो हमारे को एरिया निकालना पड़ेगा, और ना ही ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है या कोई और ट्राइंगल नहीं है, तो हमारे को इसको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या होती है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और एस क्या है सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालेंगे, जो कि आ रहा है 90, और इसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे। 90 इंटू 90 माइनस 50, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65। तो ये क्या हो गया 90 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 25। अब आपको पता है कि ये तो 25 इंटू 25 पर जो रूट है तो वो बाहर आ जाएगा, एक बार 25 हो गया, अंदर क्या बच गया 9 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया, और 9 है तो बाहर क्या आएगा 3, और 4 है तो बाहर क्या आएगा 2। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, तो मेरा ये एरिया आ गया। अब उसने क्या बोला था, एट द रेट ऑफ 7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर का 7 रुपये है, तो यानी कि 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हम इसको 1500 इंटू 7 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 10,500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ 29th क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल
बोल मेड ऑफ ब्रास हैज़ एन इनर डायमीटर 10.5, हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है. इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 4/100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर का जो है वो 4 है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 4/100. अब आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने आना. मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ. सो हेमिस्फेरिकल इनर रेडियस आपको दे रखा है. इनर रेडियस क्या होगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया. अब एक हेमिस्फेरिकल बोल का जो हेमिस्फेरिकल बोल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² विच इज़ 2 × 22/7 × 5.25 का होल स्क्वायर. जो आप इसको सॉल्व करोगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये. ठीक है. कॉस्ट अभी मैंने बताया कि अगर हमारे को दे रखा है कि 100 की 4 है, तो यानी एक की क्या हो जाएगी 4/100. ठीक है. तो 4/100 × 173/2.5 और हमने यहाँ पे निकाल लिया कि हमारा रुपीज़ क्या हो जाएगा 6.93. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, विच इज़ इन द गिवन फिगर. हमारे को पता है कि बी सी इज़ एक्सटेंडेड टू टिल पॉइंट डी, और हमारे को ए सी डी ये वाला जो एंगल है दिस इज़ 128, ए बी सी ये वाला एंगल 43 है. तो हमारे को एक तो ये वाला एंगल निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है. तो वीडियो को आप पॉज कर लेना, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आना. सो हम सबसे पहली बात इस फिगर में हम क्लियरली कह सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर्स हैं क्लियरली. तो हमारा ए सी बी क्या हो गया 52. दूसरी बात एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 43 प्लस एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा 128. तो यानी कि बी ए सी आ गया 85. हमने यही निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू, ये जो एल एम है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर और क्यू. ये रहा पी, ये रहा आर और ये रहा क्यू. हमारे को इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और हमारे को नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन एब्सीसा ऑफ एल एंड एम. ठीक है. सो वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आना. सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात P का तो आप लोग ध्यान से कह सकते हो कि 3 इज़ द एक्स एक्सिस वाला पार्ट यानी एब्सीसा, और Y वाला क्या हो जाएगा 2. तो 3,2 हो गया P के लिए. Q के लिए क्या हो जाएगा 3 तो फिक्स्ड है X के लिए, और Y के लिए क्या हो जाएगा -1. और नेक्स्ट चीज़ क्या है R क्या हो जाएगा, R तो एक्स एक्सिस पे ही है तो उसका Y कोऑर्डिनेट 0, तो 3,0. नेक्स्ट पार्ट पूछा गया कि L और M का जो है एक्स एक्सिस का डिफरेंस क्या है. देखो इसका एक्स एक्सिस इस अलॉन्ग इसकी लाइन एक्स एक्सिस तो सेम है ना, इसका मतलब एक्स एक्सिस का डिफरेंस तो 0 हो गया क्योंकि वो सेम है. 3 है, 3 - 3 0 होता है. तो यहाँ पे देख लो एल आपका है 3,4, एल ये रहा 3,4, एम क्या है 3,-3. तो यानी इनका एक्स एक्सिस का डिफरेंस हो गया 0. नेक्स्ट पे आ जाओ, हमारे को सेक्शन डी. अब सेक्शन डी स्टार्ट हो चुके हैं. उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे को इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है. तो वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर देखने के लिए आना. अब मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्यूशन, हमें सिंप्लीफाई करना है. तो मैंने क्या लिया है, इस टर्म को फर्स्ट मान लो, इस टर्म को सेकंड मान लो और इस टर्म को थर्ड मान लो. तो फर्स्ट टर्म क्या कहती है, नीचे क्या है a + b है. तो हमारे को रैशनलाइज करने के लिए हम a - b से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वही a - b क्या हो गया √10 - √3. तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × √3 × √10 क्या हो जाएगा 7 × √30. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × √3 × √3 होता है 3. तो 7 × 3 यानी 21. और यहाँ पे क्या हो गया a² - b² यानी 10 - 3 विच इज़ 7. ठीक है. अब आप यहाँ से ना ऊपर से क्या कर सकते हो कि 7 को कॉमन ले लो ताकि आप डिनोमिनेटर से फ्री हो जाओगे. 7 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा √30 - 3 विच इज़ 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमारी ये टर्म आ गई. फिर सेकेंड टर्म को देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो अब भाई फिर से a + b दिख रहा है मुझे, तो मैं a - b से मल्टीप्लाई कर दूँगी. तो a - b यानी a² - b², 6 - 5 यानी कि 1 हो गया. यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × √5 × √6 विच इज़ 2 × √30. और फिर 2 × √5 × √5 क्या हो जाएगा 2 × 5 क्या हो जाएगा 10. तो यानी यहाँ पे 1 आ गया टर्म और यहाँ पे क्या हो गया 2 √30 - 10. यहाँ तक हम सॉर्टेड हैं. थर्ड पार्ट को देख लो 3√2/√15 + √3 तो यानी आपको a + b दिख रहा है, मैं a - b से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो √15 का स्क्वायर होता है 15 और 3√2 का स्क्वायर अगर हम निकालने जाएंगे तो 9 × 2 विच इज़ इक्वल टू 18. ठीक है. तो हम यहाँ पे 18 आ जाएगा.
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 3√2 इंटू √15 विच इज़ 3√30, 3√2 इंटू 3√2 यानी कि अभी मैंने नीचे निकाला कि 3√2 का स्क्वायर क्या होता है 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अगर मैं 3 इस टर्म से कॉमन लूँगी तो 6 माइनस √30 बच जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच गया। अब आप देखो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस ये माइनस क्वेश्चन का है, सेकेंड टर्म माइनस फिर क्वेश्चन का है और थर्ड टर्म। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √30 माइनस 3, फिर माइनस अंदर जाएगा 2√30 प्लस 10, फिर माइनस अंदर जाएगा -6 प्लस √30, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास सिर्फ आंसर 1 बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है, तो a² माइनस 1/a² की वैल्यू निकालनी है। यू नो द रूल, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने के लिए आना। तो मैं अब दिखा रही हूँ, पर आई होप आप खुद से सॉल्व करके आ रहे हो वापस से। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है और मुझे क्या चाहिए, 1/a भी चाहिए पिक्चर में, तो मैंने 1/a निकाला तो ये हो गया। अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो a माइनस बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया, तो a प्लस बी यहाँ आ गया और नीचे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर यानी 8, तो 9 माइनस 8 यानी कि 1 हो गया। तो 9 माइनस 8 यानी कि 1 हो गया, और ऊपर क्या है 3 प्लस 2√2। अब ध्यान से देखो, a² माइनस 1/a² क्या होता है, a माइनस 1/a, और यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस 1/a। ठीक है, तो a माइनस 1/a यानी ये रहा a और ये रहा माइनस 1/a, बीच में माइनस, फिर ये रहा a बीच में प्लस और 1/a। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो -24√2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 34th क्वेश्चन विच सेज इन द गिवन फिगर, हमारे को पता है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप वीडियो को प्लीज़ पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आना। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ विच इज़ इन द गिवन फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, एक ई एफ कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज़ पैरेलल टू बी ए एंड सी डी। ठीक है, हालांकि ये दिख नहीं रहा, बट प्लीज़ मेरी ड्राइंग को माइंड मत करना। बट हमने क्या किया, ई एफ एक लाइन बनाई विच इज़ पैरेलल टू बी ए और विच इज़ पैरेलल टू सी डी। अब एक बात बताओ, ये वाली टर्म इज़ पैरेलल टू दिस, और ये अगर ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, तो अगर दिस, ये देखो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 130 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो 130 प्लस FEC इज इक्वल टू 180, तो हमारा ये वाला एंगल क्या हो गया 50। अब सिमिलरली ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये पूरा एंगल क्या हो गया 70। तो x अगेन क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगी अब यहाँ पे, तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई 110 बाय को इंटीरियर एंगल्स अगेन। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 110। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन क्या कहते हैं, द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 150 स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, पॉलीगन जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो आप प्लीज़ उसको माइंड में रखते हुए बनाना। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया होगा और आप सॉल्यूशन देखने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, द मंथली एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हम सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, द मिड वैल्यू, जो कि होता है अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, यानी कि 50 प्लस 60, इस केस में 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 यानी 110 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 55। तो इस केस के लिए 55 हो गया। एक और दिखा देती हूँ, 60 to 70 के लिए क्या होगा, 60 अपर प्लस लोअर प्लस डिवाइड बाई 2 विच इज़ 130 डिवाइड बाई 2 यानी कि 65 आ गया। हम ऐसे क्लास मार्क निकाल लेंगे, और ये तो हमने सिंपली क्लास इंटरवल लिखा है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे हालांकि 40 से 50 नहीं दे रखा था, मैंने 40 से 50 वाला भी कंस्ट्रक्ट किया है, और लास्ट में 110 से लेके 120 आई
अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो है यहाँ पे एक मिस कर दी मैंने क्लास, विच इज़ 110 to 120 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है 18। ठीक, तो लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो एंडिंग है 120 के बाद क्या आता, 120 to 130, तो मैंने उसकी भी लिख दी है। ठीक है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली क्लास मार्क तो क्या हो जाएगा, 120 + 130 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 250 डिवाइड बाई 2 यानी कि 125। तो क्लास मार्क तो सिंपल है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि कुछ थी ही नहीं तो इसलिए हमने 0 कंसिडर किया दोनों केसेस में। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हो गया क्लास मार्क और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मार्क हमने लिख दिया 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक छोटा सा हम किंक भी ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि 45, देखो इसके बाद की हर क्लास में 10-10 का गैप है, पर 0 से लेके 45 के बीच में एक बहुत बड़ा 45 का गैप आ रहा था विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म विद द 10 डिफरेंस गैप, इसलिए हमने यहाँ पे किंग बना दिया। और हम क्या लिखेंगे अब, हम अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 45,0, तो ये रहा पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है 55,12, यानी कि ये रहा पॉइंट 55,12। जो 12 जो है वो 10 और 15 के बीच में ही लाई करेगा, इसलिए ये रहा। फिर 65,16 है जो कि 15 से थोड़ा सा ऊपर है। फिर 75,25 उसका तो अपना है ही। फिर 85,20, ठीक है। 95,32 जो 30 और 35 के बीच में आएगा। 105,27 जो 25 के थोड़ा ऊपर ही आएगा। देन 115,18 और 125 को हमने 0 कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे अगर जो फिगर बन रही है, दिस इज़ अ पॉलीगन, क्योंकि वो क्लोज्ड है। अगर मैं यही इस चीज़ को और इस चीज़ को ना कंसिडर करके चलती, सिर्फ इतनी लाइंस बनाती, तो यानी कि ये तो ओपन बन गया ना, वो कोई पॉलीगन तो बना ही नहीं। पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर, इसलिए हमने इसको ऐसे ये वाला ये पहले वाला और 125 को कंसिडर किया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम स्केल भी लिख देंगे अपनी क्लास का, विच इज़ एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, है ना। एंड वाई एक्सिस पे हम लोग क्या आके लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, अब जैसे हमारे को इस क्वेश्चन में पॉकेट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि पॉकेट एक्सपेंसेस इन वॉट, रुपीज़ में, डॉलर्स में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया। लेकिन हमारे को यहाँ पे इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, या फिर 5 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, विच इज़ सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्या होता है, एक केस स्टडी होगी और उस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रीटा जो है वो 9th क्लास में स्टडी कर रही है, एंड शी स्टडिंग इन सेंट सूर्या पब्लिक स्कूल मेहरौली। Once Ranjit and his daughter Rita were returning after attending teacher-parent meeting at Rita's school. As the home of Ranjit was close to the school, so they were coming by walking. Rita asked her father, "Daddy, how old are you?" तो रीटा ने पूछा कि पापा आप कितने ओल्ड हो। तो रंजीत ने क्या बोला, कि सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ ऑफ अस इज 55 ईयर्स, दैट द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर एजेस इज 55। तो हमने क्या बोला कि लेट रंजीत की एज को हमने मान लिया x, रीटा की एज को मान लिया y। तो पहला क्या है, x + y इज इक्वल टू 55। उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी डबल ऑफ यू। 10 ईयर्स के बाद मेरी जो एज है, यानी रंजीत की एज है, दैट विल बी डबल ऑफ यू। एक बात बताओ, 10 ईयर्स के बाद रीटा की एज क्या हो जाएगी, y + 10। 10 ईयर्स के बाद रंजीत की एज क्या हो जाएगी, x + 10। एंड रीटा की एज विल बी 2 टाइम्स रंजीत एज, यानी कि x + 10 इज इक्वल टू 2 × y + 10। हमने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि यहाँ से आ गया 2y + 20 इज इक्वल टू x + 10। और आपको पता है कि x की जो वैल्यू दैट इज़ 55 - y, तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया और x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। तो x की वैल्यू जो है 40 विच इज़ रंजीत्स एज, और y की वैल्यू विच इज़ y की वैल्यू जो कि रीटा की एज बता रही है, दैट इज़ 15 ईयर्स। अब आप देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन था एंड इट वॉज सो सिंपल।
तो जनरली ना बच्चे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में मुश्किल लगती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि वो क्वेश्चन लेंथी होता है तो उसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच इज़ अ चिल्ड्रंस पार्क इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो कि है पी क्यू आर, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन क्यू आर सच दैट क्यू टी इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। विच रूल अप्लाई टू प्रूव कि हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी है। देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि यूक्लिड पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि अगर हमें पता है कि क्यू टी इज इक्वल टू एस आर, अगर मैं दोनों में से एस टी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम इक्वल रिजल्ट इन इक्वल, तो यानी कि क्यू टी माइनस एस टी क्या हो जाएगा क्यू एस, और एस आर माइनस एस टी क्या हो जाएगा टी आर। तो हम इसको अगर हम इक्वेट कर देंगे मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी क्यू एस इज इक्वल टू टी एस। अब ये वाला ट्राइंगल हमें पूछा जा रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें कंपेयर करना है। एक बात बताओ कि अगर हमने इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है तो हमें पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सॉरी दिस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन है, क्यू एस इज इक्वल टू आर टी आर, ये भी हमने प्रूव कर दिया। और दूसरी बात, अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल कंसिडर करोगे जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, मतलब ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें आपको पता है कि एंगल क्यू और एंगल आर भी तो इक्वल हो जाएंगे अपने आपस में, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बाय एस ए एस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बाय सी पी सी टी में क्या बोल सकती हो, पी एस इज इक्वल टू टी एस। क्यों? क्योंकि देखो नेम द टाइप ऑफ पी एस टी, ये पी एस टी क्या हो जाएगा, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू टी एस हो गया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। उसके बाद इफ़ पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है पी क्यू आर का। देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, यानी 6 + 6 + 7 विच इज़ 12 + 7 यानी कि 19, ठीक है। तो अब देखो इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा क्वेश्चन था पर उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। तो बस केस स्टडी वाले में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ना बस पढ़ना है क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व कर लोगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट सैम्पल पेपर जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। आगे देर विल बी मैनी मोर विच आई विल बी पोस्टिंग सून। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।